वेलकम बैक गाइस, आपका मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। मेरा नाम है शुभम। हमने अपने पिछले मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के लेक्चर के अंदर कवर किया था एक्सेलरेटर और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का टॉपिक। आज हम अपने अगले टॉपिक के ऊपर शिफ्ट करेंगे जिसका नाम है इन्फ्लेशन। हम समझेंगे इन्फ्लेशन होता क्या है, उसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, क्या क्या इसकी टाइप्स होती हैं, यस मल्टीपल टाइप्स के इन्फ्लेशन होते हैं, कहाँ कहाँ किस चीज का जो है ज्यादा उपयोग रहता है। मतलब एक बार हमने आपको याद होगा पहले पढ़ा था कि इन्फ्लेशन जो है एक स्लो स्टेबल रेट के लिए अच्छा माना जाता है, बट एट द सेम टाइम इन्फ्लेशन अपने आप में क्या कॉन्सेप्ट है, इसके ड्रॉबैक्स क्या है और कहां ये एडवांटेजियस है, वो सब आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरा कंटेंट और चैनल पसंद आता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मीन्स राइज इन जनरल प्राइस लेवल एंड डिक्रीज इन द परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी। यानी कि एक बार फिर से पढ़ते हैं, राइज इन जनरल प्राइस लेवल, डिक्रीज इन दी परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी। तो ये दो अलग अलग बातें हैं जिनके जो एंड रिजल्ट्स हैं वो सेम है। क्या आप कमोडिटी जो है पहले जितनी कंज्यूम कर पा रहे थे उससे अब कम कंज्यूम कर पा रहे हैं, और पैसा कितना देना पड़ रहा है आपको, उतना ही देना पड़ रहा है। फॉर एग्जांपल, यानी कि राइज इन जनरल प्राइस लेवल, यानी कि प्राइस बढ़ता जा रहा है किस चीज का, कमोडिटीज का। कमोडिटीज कौन सी, गुड्स एंड सर्विसेज जो आप कंज्यूम कर रहे हैं। और डिक्रीज इन दी परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी, और जो उन गुड्स को क्वांटिटी खरीद सकते थे आप पहले, उसकी परचेजिंग पावर कम होती जा रही है। फॉर एग्जांपल, अगर पहले 10 रुपए में आप 20 ग्राम डेयरी मिल्क खा पाते थे, तो आज उसी 10 रुपए के अंदर आप सिर्फ 15 ग्राम डेयरी मिल्क खा पा रहे हैं। तो प्राइस लेवल जो है यहां पर ना बढ़कर यहां पर क्या बढ़ा है, आपकी परचेसिंग पावर रिड्यूस हो गई है किस चीज को खरीदने की, कमोडिटी को खरीदने की। उसके बाद आते हैं इन्फ्लेशन एग्जिस्ट व्हेन मनी सप्लाई एक्सीड्स अवेलेबल गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि इन्फ्लेशन कब बढ़ जाता है, जब मार्केट में चीज जो सप्लाई है वो तो बहुत कम है लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो जब सप्लाई कम होती है और डिमांड बढ़ जाती है तो सप्लाई के रेट यानी कि जो कमोडिटीज के रेट है वो अपने आप ऊपर कर दिए जाते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, तो उसका जब प्राइस ऊपर किए जाएंगे तो वो क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा, यानी कि इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल। ये भी यही कह रहे हैं, एग्जिस्ट व्हेन मनी सप्लाई एग्जिस्ट। जो मनी है, पैसा है मार्केट में, यानी कि जो स्पेंडेबल इनकम है लोगों की, वो तो ज्यादा है, मतलब डिमांड ज्यादा है, लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज की जो सप्लाई है, अवेलेबल गुड्स एंड सर्विसेज यानी कि जो उनकी सप्लाई है वो डिमांड से कम है। और जब सप्लाई यानी कि कमोडिटी कोई चीज मार्केट में कम होगी और उसको खरीदने वाले लोग ज्यादा होंगे, तो पर यूनिट उस कमोडिटी का प्राइस जो है बढ़ जाएगा। इन्फ्लेशन में बी डिफाइंड एज अ सस्टेन्ड अपवर्ड ट्रेंड इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस। तो फिर से वही बात बोली कि एक सस्टेन्ड अपवर्ड ट्रेंड है, यानी कि जो प्राइस लेवल है कमोडिटीज के वो धीरे धीरे ऊपर होते जा रहे हैं। एंड नॉट द प्राइस ऑफ ओनली वन और टू गुड्स। तो सिर्फ एक या दो गुड्स का जो है यहां पर बात नहीं किया जाता। इन्फ्लेशन सभी पूरे मार्केट में जितने भी गुड्स हैं, पूरे इकोनॉमी में जितने भी गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, सबके ऊपर अप्लाई करता है, सबके प्राइसेस ऊपर जाते हैं। क्यों जाते हैं, क्योंकि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है सबके सारे गुड्स को बनाने के, वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, होमोजीनियस है। फॉर एग्जांपल, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फ्यूल अगर एक्सपेंसिव हो जाता है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, तो वो फ्यूल जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट है, उस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के इंक्रीज होने की वजह से, फ्यूल चार्जेस के बढ़ने की वजह से आपका जो एंड प्रोडक्ट है वो भी महंगा होता जाएगा। तो ये भी एक एग्जांपल है, एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। G. Agle defined inflation as a persistent and appreciable rise in the general level or average of prices। यानी कि एक persistent मतलब हमेशा रहने वाला, और appreciable यानी कि हमेशा ऊपर जाने वाला। इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है, इन्फ्लेट करना, बढ़ाना, और डिफ्लेट करने का क्या मतलब होता है, उसको कम करना। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन का मतलब ही क्या है, बढ़ाना। तो एप्रिशिएबल यानी कि उसके अंदर एप्रिसिएशन होती हैं, जैसे आपने सुना ना डेप्रिसिएशन अपने अकाउंट के अंदर, कि वैल्यू का कम होते रहना। एप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, वैल्यू का बढ़ते रहना। तो यहां पर क्या है, एप्रिशिएबल राइज इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइजेस, यानी कि जो प्राइजेस हैं उनका लेवल में जो है क्या क्या होता है, इंक्रीज आता रहता है। इन अदर वर्ड्स, इन्फ्लेशन इज अ स्टेट ऑफ राइजिंग प्राइसेस बट नॉट हाई प्राइसेस। तो ये कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ना जो है ये, यानी कि जो इन्फ्लेशन है वो प्राइस लेवल का इंक्रीज होना है, लेकिन हाई प्राइसेस जरूरी नहीं है ये हो। क्योंकि देखिए, इन्फ्लेशन जो है एक अच्छा इंडिकेटर भी माना जाता है, डिपेंड किया जाता है आप किस कंटेक्स्ट में इसको पढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर देखिए आपकी इनकम राइज कर रही है और थोड़ी थोड़ी इन्फ्लेशन भी राइज कर रही है, देन इट इज गुड। बट अगर आपकी इनकम राइज नहीं कर रही है और इन्फ्लेशन राइज कर रही है, जैसे फिलहाल इंडिया में हो रहा है कि कोरोना की वजह से बहुत लोगों ने अपनी नौकरियां भी खोई हैं, बहुत लोगों के जो है प्रमोशंस रुक गए हैं, बहुत लोगों के रिट्रेंचमेंट्स हो गए हैं, बहुत लोगों की सैलरीज जो है उनको प्रमोट नहीं किया गया, मतलब उनके अंदर इंक्रीमेंट्स नहीं लगाए गए, और जो क्या नाम है अभी रेट मिल रहा है वो भी कम मिल रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए किसी की तनख्वाह 1 लाख रुपए है तो उसको जो है अभी 60-70% ही रेट मिल रहा है, क्योंकि फुल ऑपरेशन अभी अटेन नहीं कर पाए हैं कंपनी वाले। तो उस तरह की चीजें की जाती हैं। तो जब यहां पर रेट बढ़ते जाएंगे तो वहां पर थोड़ी गड़बड़ की बात आ जाती है। लेकिन अगर आपकी इनकम भी बढ़ रही है और साथ साथ उसके थोड़ा 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 इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, देन इन्फ्लेशन इज अ गुड इंडिकेटर। तो यानी कि प्राइस राइज कर रहे हैं, गुड, इट शोज अ सर्टेन डिग्री ऑफ ग्रोथ इन द इकोनॉमी। बट
हाई प्राइसेस आना दैट इज समथिंग डिफरेंट। बाय इन्फ्लेशन वी मीन अ टाइम ऑफ जनरली राइजिंग प्राइसेस, तो एक ऐसा वक्त जिसके अंदर प्राइस जो है बढ़ते जाते हैं। इज एन इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ परचेजिंग पावर, तो परचेजिंग पावर जो है वही बात कह रहे हैं, इनकम बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, लेकिन सप्लाई कम होती जा रही है। तो सप्लाई कम होएगी और जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाएगी तो प्राइस जो है कमोडिटीज के वो अपने आप बढ़ते चले जाएंगे। इन्फ्लेशन इज सिंपली अ परसिस्टेंट एंड एप्रिशिएबल, ये फिर से इन्होंने दिया है। आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, कितने कितने तरह की इन्फ्लेशन होती है। देखिए ये इन्फ्लेशन का जो पूरा चैप्टर है ना, ये इतना छोटा सा चैप्टर है कि ये पूरा चैप्टर अपने आप में एक 16 मार्क्स का क्वेश्चन बन के आता है। डिफाइन इन्फ्लेशन, व्हाट आर इट्स टाइप, तो आपको ये पूरा ऊपर से नहीं लेके नीचे तक जो जो हम पढ़ने वाले हैं, इन्फ्लेशन क्या है जो अभी हमने पढ़ा एग्जैक्टली ऐसे इंट्रोडक्शन फिर डेफिनेशंस, उसके बाद आप इसकी टाइप्स लिखना स्टार्ट कर देंगे। फिर ये सारी चीजें जो है आपका एज इट इज क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है। डिफाइन इन्फ्लेशन, व्हाट आर इट्स टाइप्स, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, तो ये आपको पूरा चैप्टर यही लगा लीजिए 16 नंबर का है और ये आता ही आता है। 99% चांसेस है ये चैप्टर आपके पेपर के अंदर पूछा जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल, यानी कि गवर्नमेंट का जितना कंट्रोल है मार्केट के ऊपर उसके बेसिस पे कौन कौन सी इन्फ्लेशन होती हैं ये वो जानते हैं। तो सबसे पहले आती है ओपन इन्फ्लेशन, व्हेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड अदर गुड्स आर फ्रीली ऑपरेट, when factor of production and other goods freely operate in the market without any interruption, it is called open inflation. It leads to hyperinflation if remains unchecked, तो कहने का मतलब है एक ऐसी इन्फ्लेशन जिसके अंदर कहीं भी किसी भी तरह का जो है इंटरवेंशन है ही नहीं। फॉर एग्जांपल आपने परफेक्ट कंपटीशन में पढ़ा था कि प्राइस मेकर कौन होता है, डिमांड एंड सप्लाई। तो अगर डिमांड एंड सप्लाई प्राइस मेकर है और डिमांड एंड सप्लाई ऑटोनोमस है, यानी कि ना तो उसको प्रोड्यूसर कंट्रोल कर सकता ना उसको कंज्यूमर्स कंट्रोल कर सकते, मैं ये कैसे डिटरमाइन कर सकता हूं कि आप क्या कंज्यूम करने वाले हैं और कितनी क्वांटिटी में कंज्यूम करने वाले हैं, मैं कौन होता हूं ये आपको रोक टोक करने वाला। सिमिलरली कंज्यूमर्स को ना तो चेक किया जा सकता है ना किसको चेक किया जा सकता है, प्रोड्यूसर्स को। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर इन्फ्लेशन पर कोई चेक ही नहीं रहता, वो बढ़ रही है, वो डिमांड एंड सप्लाई अपने आप को एडजस्ट किए जाती है, करेक्शंस करती रहती है अपने आप में, कभी नीचे आती है कभी ऊपर चली जाती है। तो यहां पर किसी भी तरह का कोई इंटरवेंशन नहीं है और यहां पर इसका रिजल्ट क्या होता है, हाइपर इन्फ्लेशन, यानी कि बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो जाती है, चीजें अपने आप को बहुत ऑटोनोमस, अपने आप को मैंने बताया ना आपको डिमांड एंड सप्लाई यहां पर क्या है, प्राइस मेकर है। और डिमांड एंड सप्लाई जैसे जैसे कंज्यूमर्स की इनकम बढ़ती जाएगी, तो इनकम, अब आपने मल्टीप्लायर भी पढ़ा है, एक्सेलरेटर भी पढ़ा है, इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन बढ़ती है, कंजम्पशन बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है तो प्रोडक्शन ज्यादा करनी पड़ती है, यानी कि सप्लाई ज्यादा करनी पड़ती है, और सप्लाई ज्यादा करने के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा करनी पड़ती है। अभी किसी प्रोड्यूसर के पास कैपिटल ना हो, फिर वो सप्लाई तो वहीं पे ही रह जाती है, लेकिन डिमांड बढ़ती जा रही है। अब प्राइसेस जो सप्लाई, मतलब सप्लाई नीचे नीचे होती जा रही है और डिमांड बढ़ती जा रही है, अब पर यूनिट जो है सब वो प्राइसेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, तो उसका उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, हाइपर इन्फ्लेशन, यानी कि प्राइस बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, उनके ऊपर कोई चेक या करेक्शंस किसी तरह का नहीं हो रहा है। तो उस इकोनॉमी को, इस इन्फ्लेशन को क्या बोलते हैं, ओपन इन्फ्लेशन, यानी कि वहां पर किसी भी, ना गवर्नमेंट का, ना प्रोड्यूसर का, ना कंज्यूमर का, इन तीनों में से किसी का भी कोई पार्ट नहीं है प्ले करने को किसके अंदर, प्राइस डिटर्मिनेशन के अंदर। प्राइस मेकर कौन है, डिमांड एंड सप्लाई। सप्रेस्ड इन्फ्लेशन, when the government put check on market mechanism, it is known as suppressed inflation. According to Friedman, government themselves are often producer and seller of wide range of commodity and they want to keep their own prices low. तो ये कह रहे हैं कि देखिए ओपन इन्फ्लेशन क्या था, जहां पर किसी भी तरह का इंटरवेंशन नहीं था। जो ऊपर क्या लिखा था, द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड अदर गुड्स आर फ्रीली टू ऑपरेट इन द मार्केट। सिमिलरली सप्रेस्ड इन्फ्लेशन क्या हो जाता है, कॉन्ट्रारली, सॉरी, मतलब इसके कॉन्ट्रारी क्या है, ये बिल्कुल उल्टा है। जब गवर्नमेंट इंटरवीन करती है, जब गवर्नमेंट जो है इन चीजों पर चेक करती है, मार्केट प्राइसेस फिक्स करती है, एक सर्टेन डिग्री तक फिक्स कर देती है कि यहां तक बढ़ सकते हैं, बट उसके बाद इनको बढ़ाना मुश्किल है। सिमिलरली प्राइस सीलिंग, प्राइस फिक्सिंग, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इस तरह के गवर्नमेंट रेगुलेशंस लगा देती है कि आप, मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस की इतना प्राइस तो मिलना ही मिलना चाहिए, ये प्रोड्यूसर्स के लिए बनाया जाता है। सिमिलरली प्राइस सीलिंग और प्राइस फिक्सिंग क्या होता है, प्राइस सीलिंग का मतलब होता है एक अपर लिमिट लगा दी जाती है कि इससे ऊपर जो है प्राइस नहीं जाना चाहिए, इस तक कितना भी आप इन्फ्लेट कर लीजिए। उसके बाद प्राइस फिक्सिंग आ जाता है कि उसके अंदर एक बिल्कुल डॉट फिक्स कर देते हैं कि भाई यही प्राइस रहेगा, ना तो इससे एक पैसा भी ऊपर लेना है ना इससे एक पैसा नीचे लेना है। तो इस तरह के इंटरवेंशंस करके गवर्नमेंट जो है इन्फ्लेशन को चेक रखती है। तो इसको क्या बोला जाता है, सप्रेस्ड, यानी कि दबाव देना, दबा कर रखना। ओपन क्या होता है, खुला छोड़ देना, और खुला छोड़ने का नतीजा क्या होता है, हाइपर इन्फ्लेशन। और सप्रेस्ड का नतीजा क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ फ्री प्राइस सिस्टम, यानी कि जो फ्री प्राइस सिस्टम है, फ्री इकोनॉमी है, जिसके अंदर डिमांड एंड सप्लाई जो है कंट्रोल करते हैं, वो जो है ब्रेक हो जाता है।
उसके बाद ऑन दी बेसिस ऑफ इन्फ्लेशन रेट, ये जो महंगाई के दर है उसके मतलब रेट कितनी रेट से बढ़ रहा है, मतलब स्पीड, वो उस पे क्या डिपेंड करता है वो चीजें आइए पढ़ते हैं कि उसके हिसाब से कितनी तरह की इन्फ्लेशन है। तो सबसे पहले आती है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। व्हेन इन्फ्लेशन रेट इंक्रीजेस ग्रेजुअली, यानी कि जो रेट है बढ़ने का वो बहुत स्लो है और स्टेडी है। क्रीपिंग इन्फ्लेशन मतलब धीरे धीरे, क्रीप करके मतलब धीरे धीरे रेंग रेंग के ऐसे चल रहा है, तो वो चीज क्या बोली जाती है, क्रीपिंग इन्फ्लेशन। इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 2% to 4% इन ईयर इज नोन एज क्रीपिंग इन्फ्लेशन। मतलब बहुत धीरे धीरे स्लो स्लो ग्रोथ है, ऐसा नहीं हो रहा कि 1% से सीधा 10%, 10 से फिर सीधा 25%, बहुत स्लो, 1 से 2%, 2 से 4%, इस तरह से बढ़ता जा रहा है। तो वो चीज क्या बोली जाती है आपकी, क्रीपिंग इन्फ्लेशन। उसके बाद आ जाता है वॉकिंग इन्फ्लेशन। देखो ये जो है ना टर्म्स, ये एग्जैक्टली उसी सेंस में यूज की जा रही है जिस सेंस में हम, जैसे कोई रेंग के चलता है, फिर चल के चलता है, फिर भाग के चलता है, फिर कूद कूद के चलता है, और फिर एकदम से बुलेट ट्रेन में बैठ जाता है, तो उसी सेंस में यहाँ पर यूज किया जा रहा है। रेंग के चलना मतलब स्लोली स्लोली बढ़ रही है इन्फ्लेशन, प्राइस लेवल धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं, उसको क्या बोला जाता है, क्रीपिंग इन्फ्लेशन। प्राइस लेवल जो है थोड़ी सी स्पीड से, मतलब आपकी किससे, क्रीपिंग इन्फ्लेशन से थोड़ा ज्यादा तेज बढ़ रहे हैं, 1% से 4% पे आ गए, 4 से सीधा 7% पे आ गए, तो थोड़ा जो है स्पीडीली बढ़ रहे हैं। फिर ऐसे रनिंग इन्फ्लेशन क्या होता है, वो सीधा 10 से 20% हो रहे हैं, 20 से 25% बढ़ गया है, तो इस तरह से जो है मतलब हाई स्पीड रेट ऑफ कितना है, इन्फ्लेशन ज्यादा है। और गैलोपिंग में तो सीधा ये देखो 20 से सीधा ही 1000% इन ईयर गैलोपिंग, मतलब कूद कूद के, जैसे रैबिट होता है ना, आपने रैबिट देखा हो तो वो गैलप कर करके चलता है, मतलब कूद कूद के चलता है, तो वो चीजें यहाँ पर क्या बोली है, गैलोपिंग इन्फ्लेशन। और फिर हाइपर इन्फ्लेशन तो सीधा ही बुलेट ट्रेन हो जाती है आपकी। तो ये आपकी इन्फ्लेशन है किसके, रेट के बेसिस पे। गवर्नमेंट में कितनी थी, दो, ओपन और सप्रेस्ड। ओपन मतलब ओपन छोड़ दो, कोई इंटरवेंशन मत करो, डिमांड एंड सप्लाई अपने हिसाब से जो है प्राइस लेवल एडजस्ट करती है। उसका रिजल्ट क्या था, हाइप। रिजल्ट जरूर याद रखिएगा इनका, उसका रिजल्ट क्या था, हाइपर इन्फ्लेशन। सप्रेस्ड इन्फ्लेशन क्या होता है, जब गवर्नमेंट कंट्रोल कर देती है, अलग अलग मीन्स यूज करती है, एमएसपी, प्राइस सीलिंग, प्राइस फिक्सिंग, ठीक है, उससे क्या होता है, फ्री प्राइस सिस्टम ब्रेक कर जाता है। फिर आता है इन्फ्लेशन रेट की स्पीड से बढ़ रहा है, तो उसके अंदर क्रीपिंग यानी रेंग के चलता है, फिर वॉकिंग मतलब वॉक करके पैदल चल पड़ता है, फिर रनिंग हो गया है यानी कि थोड़ा स्पीड से बढ़ गया है, फिर गैलपिंग कूद कूद के पड़ रहा है, बहुत ज्यादा जंप्स आ रहे हैं, 20 से एकदम 1000%, और फिर हाइपर इन्फ्लेशन यानी सीधा ही बुलेट ट्रेन 1000% पे पहुंच गया इन्फ्लेशन रेट। तो वही चीजें यहाँ पर चल रही हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल कंडीशन, यानी कि जो पॉलिटिक्स है उनकी कंडीशन के ऊपर, तो वॉर टाइम इन्फ्लेशन। अब देखिए जब वॉर होता है, यानी कि जब युद्ध होता है किसी दूसरे नेशन के साथ या वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, तो आपको इवन सिंपल सिंपल कमोडिटीज लाइक ब्रेड एंड बटर, ये चीजें भी बहुत एक्सपेंसिव मिलती हैं, क्योंकि नेशन का सारा पैसा कहाँ जा रहा होता है, उस वॉर को सस्टेन करने के लिए। तो जब कोई वॉर टाइम होता है, तो आपको अगर मान लीजिए कोई ब्रेड लेके आना है जो 10 रुपए का पैकेट है, तो वो बहुत चांसेस है कि वो 100-200 रुपए में भी मिलेगा, बिकॉज वॉर के टाइम पे ना तो सप्लाई हो रही होती, इट्स अ नेशनल इमरजेंसी, कोई सप्लाई नहीं हो रही होती, कोई किसी भी चीज का कुछ भी नहीं हो रखा होता, जो स्टॉक ऑलरेडी पड़ा होता है उसी को महंगे रेट में बेचते हैं। वो चीजें कौन सी होती हैं, वॉर टाइम इन्फ्लेशन। इफ द प्राइसेस राइज इंक्रीज इन ऑर्डर टू कंपनसेट वॉर एक्सपेंसेस। पोस्ट वॉर इन्फ्लेशन यानी कि वॉर खत्म होने के बाद जो अपनी इन्फ्लेशन आती है, जैसे अभी वॉर की बात हो रही है, तो वॉर से ही रिलेटेड क्या था ना, इंडियन इंडिपेंडेंस 1947 के बाद। तो 1947 के बाद जो इन्फ्लेशन का रेट था वो बहुत हाई था। वॉर तो खत्म हो चुका था, फ्रीडम का जो वॉर था वो खत्म हो चुका था, ब्रिटिशर्स जा चुके थे। अब पीरियड क्या था, सेटलमेंट का। लेकिन उस सेटलमेंट को भी बहुत टाइम लग जाता है, ऐसा नहीं होता कि वॉर के बाद, क्योंकि देखिए एक वॉर टोर नेशन है जैसे अफगानिस्तान वगैरह है। अब आप देखिए अ, उससे जो वॉर था वो कब खत्म हो गया था, 20-21 साल पहले, लेकिन 20-21 साल तक यूएस आर्मी वहां पर थी, जस्ट टू मेक श्योर कि दोबारा से किसी भी तरह की टेररिस्ट एक्टिविटी ना हो। तो 20 साल लग गए अफगानिस्तान को स्टेबलाइज करने में, और अभी भी वो स्टेबलाइज नहीं हुआ, अभी तालिबान ने उसके ऊपर कॉन्कर कर लिया। तो इस तरह की सिचुएशन जो है प्राइस राइज को जन्म देती हैं। पीस टाइम इन्फ्लेशन, जैसे अभी पीस टाइम चल रहा है, अभी कोई वॉर नहीं है, किसी के साथ कोई हमारा झगड़ा नहीं हुआ हुआ, तो इस टाइम जो धीरे धीरे इन्फ्लेशन थोड़ी बहुत बढ़ती जाती है, तो वो क्या बोली जाती है, पीस टाइम इन्फ्लेशन। जो पीस टाइम इन्फ्लेशन है वो दो तरह की होती है, कौन कौन सी, क्रीपिंग या वॉकिंग। और जो अपनी वॉर टाइम होती है वो कौन सी होती है, हाइपर इन्फ्लेशन। और पोस्ट वॉर कौन सी होती है, अपनी रनिंग इन्फ्लेशन। तो इस तरह से आप इनको कनेक्ट कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप की, मतलब किस तरह का स्कोप है, कॉम्प्रिहेंसिव इन्फ्लेशन और वाइड इन्फ्लेशन। प्राइसेस इंक्रीज ऑल ओवर द इकोनॉमी, यानी कि सारे, मतलब इसका नाम ही है कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव का क्या मतलब होता है, 100% कवरेज। तो 100% कॉम्प्रिहेंसिव या वाइड इन्फ्लेशन मतलब कि पूरी इकोनॉमी में सभी प्रोडक्ट्स का जो है जो प्राइस है वो बढ़ रहा है। स्पोरेडिक इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है, इन लिमिटेड टू फ्यू एरियाज। तो स्पोरेडिक का मतलब क्या होता है, जब आप कोटाज वगैरह या छोटे छोटे एरियाज डिवाइड कर देते हैं, तो उसके अंदर जो इन्फ्लेशन बढ़ रही होती है, यानी सर्टेन कमोडिटीज और प्रोडक्ट्स है जिन चीजों की, जिनका इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जिनका प्राइस लेवल जो है इंक्रीज कर रहा है। उसके बाद आते हैं स्टैगफ्लेशन पे। अब हमने क्या पढ़ा, ये इन्फ्लेशन पढ़ा। क्या इन्फ्लेशन क्या होता है, प्राइस में इंक्रीज, मतलब जो आपका कमोडिटीज का प्राइस है, जो उनका रेट है उसके अंदर बढ़ोतरी कितनी हो रही है, उनका प्राइस कितना बढ़ रहा है। अब आता है स्टैगफ्लेशन, यानी कि
यानी कि सिचुएशन वेयर प्राइस इज इंक्रीज बट प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट डू नॉट इंक्रीज। यानी कि प्राइस तो इंक्रीज हो रहा है कमोडिटीज का, एक तरफ यूं तो दिख रहा है कि अगर सिर्फ प्राइस को देखूं तो मैं भाई ग्रोथ तो दिखाई दे रही है, बट उस ग्रोथ से जो है ना तो प्रोडक्शन बढ़ रही है ना एम्प्लॉयमेंट हो रही है। फॉर एग्जांपल कहने का इनका मतलब क्या है, स्टैगफ्लेशन एक बुरा इंडिकेटर है किसी भी देखो स्टैग्नेंट का मतलब क्या होता है, कोई चीज रुक जाती है। जब इन्फ्लेट का मतलब तो बढ़ रहा है, कुछ तो बढ़ रहा है, ठीक है, एंड बढ़ना इज अ गुड साइन अगर वो कंट्रोल्ड वे में बढ़ रहा है। तो स्टैगफ्लेशन क्या है, ना तो बढ़ रहा ना कम हो रहा, एक लेवल पर आकर रुक गया, तो वो चीज जो है थोड़ी एक बुरी इंडिकेटर बन जाती है। तो स्टैगफ्लेशन में क्या होता है, प्राइस बढ़ रहा है लेकिन ना तो प्रोडक्शन बढ़ रही, मतलब सप्लाई जो है वो कम है, डिमांड ज्यादा है, प्राइस बढ़ गई। इतना कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया, ठीक है, कि सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, इसकी वजह से जो है प्राइसेस बढ़ गए। लेकिन उस सप्लाई को बढ़ाने के लिए, वापस से कंट्रोल करने के लिए प्रोडक्शन भी नहीं हो रही है, वो सप्लाई कम ही होती जा रही है, प्राइस बढ़ते ही जा रहे हैं डिमांड बढ़ने की वजह से। बट उस सप्लाई को, उस जो सप्लाई का गैप आ गया है डिमांड और सप्लाई का, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए ना तो ज्यादा प्रोडक्शन हो रही है और ना ही ज्यादा प्रोडक्शन होने की वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो पा रही है। तो इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं आप, अपना स्टैगफ्लेशन। अकॉर्डिंग टू सैमुअल्सन, stagflation involves inflationary rise in prices and wages at the same time that people are unable to find jobs and firms are unable to find customer for what their plant can produce। तो ये आप देख रहे हैं कितनी बुरी सिचुएशन है, डेफिनेशन में यानी थ्योरेटिकली ये इतनी बुरी है, प्रैक्टिकली कितनी और ज्यादा बुरी हो सकती है कि प्राइसेस बढ़ रहे हैं, वेजेस बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से ना तो कंपनियां नई एम्प्लॉयमेंट दे पा रही, ना कंपनियां वो चीज बेच पा रही हैं जो वो प्रोड्यूस कर रही हैं। समझ गए बात को, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, उस इन वेज रेट्स भी बढ़ रहे हैं, तो ज्यादा महंगी लेबर होने की वजह से ना तो कंपनियां एम्प्लॉय रख पा रही और ना जो वो प्रोड्यूस कर रही है, ज्यादा प्राइस होने की वजह से लोग उसको खरीद पा रहे हैं। तो दो तरफा यहां पर जो है मार पड़ रही है, किसको, प्रोड्यूसर्स को और कंज्यूमर्स को, और तीसरी जगह जो एम्प्लॉय क्लास है यानी कि जो काम कर सकती है बट हाई वेज रेट की वजह से काम कर नहीं पा रही है, तो वो चीज क्या बोली जाती है, स्टैगफ्लेशन। कॉजेज क्या है, ड्यू टू राइज इन इनडायरेक्ट टैक्सेस, जब इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ जाते हैं तो वो क्या रिजल्ट करते हैं, स्टैगफ्लेशन पे। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बहुत साफ सीधी बात बताता हूँ, फ्यूल अपना है जो पेट्रोल है, अब वो हमको कितने का पड़ना चाहिए, जो उसका बेस प्राइस है वो कितने का है, 32-33 रुपए का, हमको मिलता कितने में है, 9600 रुपीज तक का। क्यों मिलता है, वाई देर इज अ 3 टाइम्स मोर, मतलब रेट जो है वो क्यों है 3 गुना, वो इसलिए है क्योंकि वो 32 रुपए जो है बेस प्राइस जो है वो तो सरकार को मिल रहा है, सरकार उतने में नहीं दे रही, सरकार उसके ऊपर 32 रुपए का जो है स्टेट टैक्स लगा रही है, 32 रुपए का जो है सेंट्रल टैक्स लगा रही है, फिर मिलाकर जो है 3-4 रुपए उसके अंदर और सेस वेस लगाती है, फिर जो है वो हमको जाकर 100 रुपए का पड़ता है। तो आप देख रहे हैं पेट्रोल असल में कितने का है, 32 रुपए का, उसके ऊपर टैक्स कितने का लग रहा है, 65 60-65 रुपए तक का। तो अब आप देख रहे हो एक 30 रुपए की चीज के ऊपर अगर 65 रुपए का टैक्स लग रहा है, तो वो हाइपर इन्फ्लेशन और स्टैगफ्लेशन को भी पॉइंट करती है। क्यों, ये वही सिचुएशन नहीं आ गई कि प्राइस बढ़ रहे हैं, लोग खरीद नहीं पा रहे हैं, और दूसरी चीज इन राइज इन प्राइसेस की वजह से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चीजें जो है, अब पेट्रोल पंप पे अगर मान लीजिए, अब देखो लोगों का ध्यान जो है सीएनजी और जो है अपना इलेक्ट्रिसिटी की तरफ जा चुका है। आप देख रहे होंगे बहुत सारी चीजें कि इलेक्ट्रिकल गाड़ियों की सेल धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, पिछले साल 5% थी, इस साल सीधा 17% के ऊपर आ गई है। आप देख रहे हैं कितना बड़ा जंप है, लगभग 3.5% का जंप यहाँ पर देखने को मिला है इलेक्ट्रिकल व्हीकल में। जो अपनी टाटा नेक्सॉन है, टाटा की एक और आई है पंच ईवी, उसके बाद एक और हुंडई की कोना करके गाड़ी है, उसके बाद एमजी की एस्टर करके एक नई गाड़ी आई है इलेक्ट्रिकल, मारुति की भी एक ब्रेजा इलेक्ट्रिकल आने वाली है। तो इस तरह जो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की तरफ जो है लोगों का अब ध्यान जाता जा रहा है। क्यों जा रहा है, बिकॉज पेट्रोल तो है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, और पेट्रोल का प्राइस नहीं बढ़ रहा, सरकार का टैक्सेस का रेट बढ़ता जा रहा है। वो क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस है ना, तो ये है क्या है, ड्यू टू राइज इन इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो एक बहुत आपके आगे लाइव एग्जांपल है पेट्रोल का, फ्यूल का, तो उससे आप जो है स्टैगफ्लेशन को समझ सकते हैं। राइज इन प्राइसेस ऑफ बेसिक रॉ मटेरियल, तो बेसिक रॉ मटेरियल का है उनका प्राइस या तो बढ़ता जा रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल रिसोर्सेज स्कार्स होती जाती हैं। अब मैंने एक मूवी देखी थी साउथ की, उसके अंदर क्या था, उसके अंदर वो कोई अपना आंध्र प्रदेश का कोई जंगल है जहां पे स्पेसिफिक सैंडलवुड मिलती है, वो सैंडलवुड को जो है ब्लैक मार्केट करते हैं। अब वही चीज अगर मान लीजिए इंडिया में अच्छी तरह रेगुलेटेड सप्लाई की जाए, तो एक तो ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब ज्यादा रेगुलेटरी चैनल के थ्रू अगर उसको एक्सपोर्ट भी करना है, एक्सपोर्ट किया जाए या उसको प्रिजर्व करने की टेक्निक्स लगाई जाए, तो वहां पर जो है चीजें थोड़ी कंट्रोल में लाई जा सकती हैं। अब जो चीज ब्लैक मार्केट की जा रही है वही चीज इंडिया में महंगी मिलती है। अब सैंडलवुड आप जाके बाहर खरीद के देखिए, एक बार आपको पता चलेगा, केसर खरीद के देखिए, ये सिमिलरली काजू वगैरह, चल काजू तो खैर फॉरेन से इंपोर्ट होके आते हैं, या इंडिया में मुझे नहीं लगता बनते वो ग्रो किए जाते हैं, बट जो भी अगर ग्रो किए भी जाते होंगे तो वो बहुत एक्सपेंसिव है। सिमिलरली केसर हो गया या कुछ और इस तरह की चीजें जो होगी वो काफी एक्सपेंसिव है। तो वो क्या है, रॉ मटेरियल्स हैं, इनका जो रॉ मटेरियल आता है वो अपने आप में बहुत एक्सपेंसिव है, और इनको ब्लैक मार्केटिंग तो हद से ज्यादा किया जाता है।
राइज इन मनी वेजेस, तो मनी वेजेस जो है आपकी तनख्वाहें बढ़ती जा रही हैं, तो ज्यादा तनख्वाहें के चक्कर में क्या होता है, देखिए कंपनी जो है हमने उसके अंदर अपना पढ़ा था ना, बिजनेस एथिक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, या जो बिजनेस एथिक्स का चैप्टर था, उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, उसके अंदर हमने ये चीज कवर की थी कि जितनी ज्यादा आपकी तनख्वाह होती है कंपनी आपसे उतना ही ज्यादा काम एक्सपेक्ट करती है। अगर आपको वो 15 लाख का पैकेज दे रही है तो वो आपसे कम से कम यूं सोचेगी कि आप उनको 1.5-2 करोड़ का जो है काम करके दे। और वो 1.5-2 करोड़ का काम कैसे निकलती है, जब आपको रिप्लेस किया जाता है 4 और एम्प्लॉय से। देखिए आपको मान लीजिए एक एनालिस्ट जो है रखा गया किसी कंपनी में, एंट्री लेवल है, एमबीए फ्रेशर्स वगैरह या सीए फ्रेशर्स जो है एनालिस्ट लेवल पर अपॉइंट किए जाते हैं, तो वहां पर आपका पैकेज 10 से 15 लाख डिपेंडिंग ऑन दी कंपनी यू आर ज्वाइनिंग, तो वो रह सकता है। अब क्या होता है, एक एनालिस्ट का काम जो होता है उसकी जगह वो क्या रख सकते थे, छोटे छोटे जो एंट्री लेवल ऑपरेटर्स होते हैं या उनको क्या बोलते हैं असिस्टेंट्स वगैरह होते हैं, वो रख सकते थे 3-3 4-4 लाख रुपए के अंदर, बट वो ना रख के वो 10 लाख का एक आदमी रखते हैं जो उन 3-4 लोगों का काम कर सके। तो राइज इन मनी वेजेस भी यही कह रहे हैं कि अगर आपको एक अच्छी खासी तनख्वाह मिल रही है तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप कहीं 4-5 लोगों का जो है फंक्शन प्रॉपरली कर सके। तो वही चीजें यहाँ पर है। और अगर आपकी तनख्वाहें ज्यादा बढ़ती हैं तो कंपनी की कॉस्ट भी तो बढ़ रही है ना, एम्प्लॉय कॉस्ट, तो एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ती है तो वो सोचती है कि भाई नए एम्प्लॉयज रखने की बजाय इन्हीं को ट्रेन कर दो, यही जो है एक और आदमी का फंक्शन कर लेंगे। लिमिटेड लेबर सप्लाई, लेबर है नहीं, क्यों कि लेबर होगी कैसे कि जब वेजेस के प्राइस इतने बढ़ चुके हैं ना, तो लेबर जो है उस लेवल ऑफ प्राइस को मैच करने, मतलब वेजेस लेवल को मैच करने की क्वालिफिकेशंस रख रही है। अब इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना ज्यादा क्यों है, इसलिए है क्योंकि डिग्रीज तो हैं बट स्किल्स नहीं है हमारे इंडिया के पास। तो जो प्रैक्टिकल स्किल्स हैं टेक्नोलॉजी को लेकर, ये सब चीजों को लेकर, क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो थोड़ा ऑब्सोलीट किस्म का है। डोंट माइंड मी सेइंग दिस बट दिस इज ट्रू, इनफैक्ट आपको भी ये पता है। अब आप खुद सोच के देखिए, आप मास्टर्स लेवल में है और आप स्टिल अपने कंप्यूटर सब्जेक्ट में यही पढ़ रहे हैं कि व्हाट इज अ कंप्यूटर सिस्टम, व्हाट आर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। डू यू थिंक आप मास्टर्स लेवल पर ये चीज पढ़ने के काबिल, ये चीजें तो यार फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास तक समझ में आती हैं, मास्टर्स लेवल में भी यही चीज पढ़ाई जा रही है, तो मुझे पता नहीं है कि हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम किस तरफ बढ़ रहा है। मेजर्स टू कंट्रोल स्टैगफ्लेशन, क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं, प्राइस एडजस्टमेंट ऑफ वेरियस इंडस्ट्रीज, डिक्रीज इन मार्जिनल टैक्स रेट। तो अब देखो जो बेस प्राइस है पेट्रोल का वो कम नहीं होता, क्या कम होते हैं, जो टैक्सेस सरकार ले रही है। अब जैसे दिल्ली के अंदर जो स्टेट टैक्स है वो केजरीवाल जी ने अपना 10 रुपए कम कर दिया था पीछे, पता नहीं कितना है, बट पहले दिसंबर के टाइम के अराउंड उन्होंने 10 रुपए कम कर दिया था सीधा सीधा। तो वही चीजें की जाती हैं कि टैक्स रेट जो है थोड़े बहुत ऊपर नीचे कर देंगे। प्रॉपर लेबर पॉलिसी, स्किल अप ग्रेजुएशन ग्रेडेशन, मतलब स्किल्स के बारे में जो बात है मैं बता रहा हूं आपको कि एजुकेशन सिस्टम जो है वो मात्र अब कागज का एक पन्ना बन के रह गया है। स्किल्स जो है वो है ही नहीं लोगों के अंदर, तो अब इसीलिए नौकरियां मिलती नहीं है। तो कसूर ना तो कंपनीज का है ना उन बच्चों का है जो अप्लाई कर रहे हैं, उनको जो एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है वो चीजें अब ऑब्सोलीट हो चुकी हैं। अब लोगों कंपनीज को क्या चाहिए, स्किल्स चाहिए। कि आप देखिए, आप बहुत सारे स्टार्टअप्स में अगर जाएंगे ना, गुड़गांव साइड देखिए बहुत स्टार्टअप्स हैं, वहां पर आप देखेंगे कि ग्रेजुएट्स या इनफैक्ट 12th पास, लेकिन उनके पास स्किल्स हैं एंड दे आर अर्निंग मच बेटर देन इवन ए मास्टर्स या कोई एमबीए करके बैठा है। तो क्यों, बिकॉज स्किल्स मैटर्स, नॉट पीस ऑफ पेपर जिसके ऊपर आपका ये लिखा है कि आपने एमकॉम करी है या एमबीए करी है या क्या करा है, वो मैटर नहीं करता। पेपर आपको, पेपर तो कोई भी पास कर लेगा यार, पेपर पास करने में क्या बड़ी चीज है। वो जो पढ़ाई करके आपको स्किल्स मिल रहे हैं, जो पढ़ाई करके आपको एक्चुअली आपकी मेंटल ग्रोथ हो रही है, दैट्स व्हाट मैटर्स यार, वो चीज आपको नौकरी दिलाती है, पीस ऑफ पेपर आपको नौकरी नहीं दिलाता। ऑलवेज कीप दैट इन माइंड। तो अगर आपके पास कुछ टाइम है तो प्लीज कुछ स्किल्स के ऊपर अपना काम कीजिए, कोई स्किल डेवलपमेंट कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, स्किल शेयर है या और कोई कोर्सेरा वगैरह है जो आपकी साइट्स हैं, तो वो चीज ज्वाइन कीजिए। देखिए आपके पैशन के हिसाब से कौन से स्किल्स बेटर है आपके लिए, तो वो चीज आप सीखिए। तो आप फ्रीलांस भी काम कर सकते हैं, फ्रीलांस बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, तो अगर आप स्किल्स अपने डेवलप कर पाएंगे, चाहे वो डाटा एंट्री का हो, वीडियो एडिटिंग का हो, कोई भी हो, चाहे कोडिंग का ही हो। कोडिंग आपको आपको यकीन नहीं होगा, हमारे कॉमर्स लाइन के अंदर भी लैंग्वेजेस सीखने हैं, जैसे एसक्यूएल हो गया, पाइथन वगैरह हो गया। अगर आप जाते हैं इधर अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में, एमईटी या सिम्बायोसिस वगैरह में, या जो जो अच्छे बी स्कूल्स हैं ये वगैरह, वहां पर आपको प्रॉपर कोडिंग वगैरह सिखाई जाती है। बिकॉज जब आप रिस्क असेस करते हैं या आप ट्रेंड एनालिसिस करते हैं या कोई भी डिस्काउंटिंग करते हैं इनके अंदर, जो बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या इस तरह के रोल्स होते हैं, वहां पर आपको ये कोडिंग वगैरह करनी पड़ती है। मशीन लर्निंग, बिजनेस एनालिसिस, डाटा साइंस, ये सब सीखना पड़ता है। तो ये स्किल्स अगर आप खुद से सीख लेंगे तो और भी बेहतर है। 4-5 लाख रुपए आप साल के दोगे हम इस तरह की एमबीए स्किल्स वगैरह सीखने, तो उससे बेटर है आपको खुद से ये चीजें घर बैठ के सीख लीजिए। सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं गूगल के, वो आपको मिल जाएंगे। तो कीजिए कुछ इस तरह का, स्किल्स को लेकर ना अपना काम करना स्टार्ट कीजिए। स्किल सर्टिफिकेट्स अगर आपके रेज्यूमे में होंगे तो आपको नौकरी मिलने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो आई होप ये चीज आप एक्सप्लोर जरूर करेंगे। मेरा काम आपको बताना है, एक्सप्लोर करना आपका काम है। फिर आते हैं थ्योरीज ऑफ इन्फ्लेशन के ऊपर कि इन्फ्लेशन की थ्योरी कौन सी है। सबसे पहली है हमारी डिमांड पुल इन्फ्लेशन।
इट रिलेट्स टू इन्फ्लेशन ड्यू टू एक्सेस डिमांड इन रिलेशन टू अवेलेबल गुड्स एट एक्जिस्टिंग रेट्स। तो ये हमने अभी तक जो पढ़ते आए हैं, यानी ट्रेडिशनल थ्योरीज को बोलते हैं, ये हम जो अभी तक पढ़ते आए हैं ना कि सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, तो प्राइस बढ़ गए हैं। तो ये इन्फ्लेशन को कौन सा बोला जाता है? डिमांड पुल इन्फ्लेशन। यानी कि डिमांड की वजह से जो पुल आ रहा है मार्केट के ऊपर, वो उसका जो रिजल्टेंट इन्फ्लेशन है उसको क्या बोला जाता है? ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन या डिमांड पुल इन्फ्लेशन। It is also known as traditional theory. Demand increases, but due to fall employment, supply does not change. Then this situation leads to इन्फ्लेशन। यानी कि सप्लाई है नहीं, एम्प्लॉयमेंट है नहीं, डिमांड बढ़ती जा रही है, तो रेट्स अपने आप बढ़ जाएंगे। उसके बाद आता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो डिमांड पुल और कॉस्ट पुश। कॉस्ट फैक्टर इंक्रीजेस देन प्राइस राइजेस, बट आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट डिक्रीजेस, देन दिस सिचुएशन लीड्स टू, यानी कि जो आपकी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जो इनपुट्स है, रॉ मटेरियल है, उनके प्राइसेस बढ़ गए। उनके प्राइस बढ़ने की वजह से आपका फिनिश्ड गुड्स का प्राइस बढ़ गया, और लेकिन ना तो प्रोडक्शन बढ़ी, प्रोडक्शन भी अभी भी उतनी ही हो रही है, लेकिन जो उस प्रोडक्शन को करने के लिए मान लीजिए 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करते थे, 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के पहले लगता था मान लीजिए 2,000 रुपए का रॉ मटेरियल, यानी कि जो आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। अब उसी 10,000 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के राइस, चाहे वो रॉ मटेरियल का बढ़ गया हो, चाहे वो लेबर का बढ़ गया हो, आपको लग रहे हैं 4,000 रुपए। ठीक है, प्रोडक्शन अभी भी 10,000 यूनिट की हो रही है, बट आपका जो फैक्टर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कितनी बढ़कर हो गई? ऑलमोस्ट डबल, यानी 100% बढ़ गई, 2,000 से 4,000 रुपए हो गई। तो आपको प्रॉफिट मार्जिन भी अपना रखना है, तो मार्जिन जो है आप उसके हिसाब से बढ़ा देंगे, तो मार्जिन बढ़ाएंगे तो आपके फिनिश गुड्स का भी रेट बढ़ जाएगा। अब ना तो प्रोडक्शन बढ़ी, 10,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ना एम्प्लॉयमेंट के अंदर चेंज हुआ, लेकिन प्राइस राइज हो गया। तो वही चीज क्या बोली जाती है? कॉस्ट पुश। यानी कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वजह से जो इन्फ्लेशन या रेट्स के अंदर पुश आया है, वो चीज क्या बोली जाती है? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। और सिमिलरली डिमांड की वजह से जो प्राइस राइज हुए हैं, वो क्या बोला जाता है? डिमांड पुल। तो पुल और पुश। पुश कौन करता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। पीछे से क्या धक्का कौन मारता है? पीछे से मारते हैं ना धक्का। तो धक्का जब मारते हैं तो वो कौन मारता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो पीछे से लग के आ रही है कॉस्ट। और पुल कौन करता है? खींचता कौन है? सामने से कोई खींचता है। सामने से कोई खींचेगा तो क्या होगा? डिमांड पुल। यानी कि जो डिमांड, जो कंज्यूमर्स मांग रहे हैं, अब आप मांगने के लिए ऐसे ही तो खींचेंगे, आप पुश थोड़ी करेंगे। आपको कोई चीज कंज्यूम करनी है तो आप उसको धक्का नहीं देंगे, आप उसको पुल करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे। तो वो क्या होता है? डिमांड पुल। और कॉस्ट पुश, यानी कि जो कॉस्ट है वो पीछे से बढ़ के आ रही है, पुश कर रही है। तो वो चीजें ऐसे समझ लेना। कॉजेज क्या है? पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस, वही ना, पब्लिक की इनकम बढ़ जाती है, कंजम्पशन बढ़ती है, एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, एक्सपेंडिचर बढ़ता है, डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है, लेकिन सप्लाई कम रहती है, तो फिर इन्फ्लेशन आ जाती है। डिक्रीज इन प्रोडक्शन, इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम, इंक्रीज इन ब्लैक मनी, ये सारी चीजें आपको पता है। इंडिया के अंदर ब्लैक मनी भी हद से ज्यादा है, करने की तो सोची थी डिमोनेटाइजेशन से, कम हुआ कुछ नहीं और ज्यादा बढ़ गई। आते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर कि कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं जो हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ को डिटरमाइन करते हैं। जीडीपी है, जीएनपी है, नेशनल इनकम है, पर कैपिटा इनकम है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, सीपीआई जिसको बोलते हैं, इन्फ्लेशन भी बोलते हैं उसको। तो वो सारी चीजें यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करेंगे। When the aggregated market value of the goods and services produced in a country's economy is increased over a time period, it is called economic growth of that economy and measured as a percentage rate of increasing the real GDP of economy। यानी कि जो मार्केट वैल्यू है किसकी? गुड्स एंड सर्विसेज की। किसके अंदर? जो कंट्री में प्रोड्यूस हो रही है। क्या मार्केट वैल्यू किसकी? गुड्स एंड सर्विसेज की। कौन से गुड्स एंड सर्विसेज जो एक इकोनॉमी, एक कंट्री के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं, इंक्रीज करती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि जरूरी नहीं है 1 महीना है, 1 साल, 10 साल, कुछ भी हो सकता है, बट एक पीरियड ऑफ टाइम, उसको क्या बोला जाता है? इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये जो है इसको इन्फ्लेशन से थोड़ा सा अलग रखिए। हाँ, सुनने में इन्फ्लेशन जैसा ही रखता है, बट ओपन माइंडेड अप्रोच रखिए, आप तब समझने की कोशिश करें इनको। खुला दिमाग रखो, खुले दिमाग से सोचो। यहां पर भाषा का कुछ और प्रयोग किया जा रहा है। वहां क्या था? ग्रेजुअल इंक्रीज इन प्राइस लेवल। यहां पर क्या है? मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इंक्रीजेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि मार्केट वैल्यू जो है किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की, कमोडिटीज की, जो एक कंट्री में प्रोड्यूस हो रही है, कंट्री में प्रोड्यूस हो रही है, ये बात याद रखिएगा। कंट्री के अंदर खुद जो कंट्री प्रोड्यूस कर रहा है, बाहर से नहीं आ रही जो चीजें, जो कंट्री खुद प्रोड्यूस कर रहा है, उस चीज को क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते हैं। और इसको जो है किस तरह डिफाइन किया जाता है? जीडीपी में कितना परसेंटेज रेट जो है। अब आप देखो ना, हमारे पिछले, आपने ये सुना होगा कि हमारा जो वो है जीडीपी ग्रोथ रेट है, वो पिछले कुछ, जैसे कोरोना जब आया था तो -8%, -10% इस तरह चला जा रहा है। तो वो जीडीपी माइनस में नहीं गया, उसका रेट जो है इंक्रीज का, वो माइनस में चला गया। तो ये कभी मत समझिएगा, कभी कभी आपको ये देखने को मिलता है कि जीडीपी जो है हमारा -10%, -5%, तो जीडीपी नहीं माइनस हो रहा, उसका ग्रोथ रेट, उसके बढ़ने का रेट जो है वो बढ़ ही रहा है, बट किस रेट से? डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा है। ठीक है, तो कभी भी मत सोचना ये चीज कि जीडीपी गिर गया। जीडीपी नहीं गिरता, जीडीपी तो बढ़ ही रहा है, बट वो जिस रेट से बढ़ रहा है वो रेट गिर गया थोड़ा। तो वो चीजें हैं, वो किस तरह, उसको क्या डिफाइन किया जाता है? इकोनॉमिक ग्रोथ। तो अभी जैसे क्या रेट चल रहा है? -5-6% का जो है वो चल रहा होगा।
तो यानी कि जो हमारा जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो बढ़ तो रहा है जीडीपी, लेकिन किस रेट से, एक डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा है। वो रेट जो है थोड़ा नेगेटिव में है, हो जाएगा पॉजिटिव आने वाले कुछ टाइम में, जब फिर ये कोरोना वगैरह थोड़ा और स्टेबलाइज हो जाएगा तो फिर से वो रेट पॉजिटिव की तरफ बढ़ने लग जाएगा। जब हमारा ये 2007-8 नहीं, 2007-8 नहीं, 2012-13 की बात है, हमारा जीडीपी हाईएस्ट ग्रोथ रेट के ऊपर था, 14% के अराउंड ग्रोथ रेट था उस वक्त पॉजिटिव में। तो वो वहां पर जो है मनमोहन सिंह जी की हमारी प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त, तो उस वक्त जो है सबसे ज्यादा हाईएस्ट हमने ग्रोथ रेट अचीव किया था। To eliminate the distorting effect of inflation on the prices in the economic growth is calculated in inflation adjusted term। तो इस रेट को किस टर्म्स में डिफाइन किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, इन्फ्लेशन एडजस्टेड, यानी कि एक जो ग्रोथ रेट है, ठीक है, जो जिस रेट से वो बढ़ रहा है उसके अंदर से माइनस कर दो या एडजस्ट कर दो क्या, इन्फ्लेशन रेट। तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, यानी कि जीडीपी किस रेट से बढ़ रहा है वो रेट हमारे पास आ जाएगा। In the words of Simon Kuznets, modern economic growth reflects a continuing capacity to supply a growing population with an increased volume of commodities and services per capita। यानी कि ग्रोइंग पॉपुलेशन की जो डिमांड है उसको सेटिस्फाई करता रहना किस कॉन्टिन्यूअस बेसिस के ऊपर। देखो पॉपुलेशन हर साल बढ़ती है, अब ये फैक्ट भी सच है कि इंडिया में हर साल एक नया ऑस्ट्रेलिया पैदा हो जाता है, यानी कि इंडिया में हर साल इतने बर्थ्स होते हैं जितने ऑस्ट्रेलिया की एंटायर पॉपुलेशन है। तो इतना ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है। अब इतने ज्यादा पॉपुलेशन का पेट भरने के लिए जितनी प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी, वो प्रोडक्शन क्या डिफाइन करती है, पर कैपिटा पर हेड कितना लोग कंज्यूम कर पा रहे हैं, वो चीज क्या डिफाइन करती है, अपना इकोनॉमिक ग्रोथ डिफाइन करती है। और यही एक रिलेटेड इंडिकेटर अगर आपने देखा हो, अभी पीछे आया था हंगर इंडेक्स। हंगर इंडेक्स के अंदर हमारे इंडिया का जो वो है पोजीशन है वो और हर साल गिरती जा रही है, यानी कि ये शो कर रहा है कि जो हमारी ग्रोथ रेट है इकोनॉमिक वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। बहुत मतलब धीरे धीरे क्या, बहुत ज्यादा अब तो कम हो गई है। हमारा जो हंगर इंडेक्स है वो इनफैक्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों से भी नीचे आ चुका है, यानी कि हम जो है पर कैपिटा यानी पर पर्सन जो है हंगर, उनकी डिमांड्स और वांट्स को सप्लाई जो है नहीं कर पा रहा है, उतना प्रोडक्शन हमारे देश में नहीं हो रहा है कि वो हर एक इंसान का पेट भर सके। वही चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। उसके बाद आते हैं डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, अब इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है वो डिफाइन करते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। डेवलपमेंट क्या होती है, ग्रोथ क्या होती है। ग्रोथ है मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी, यानी कि जितना प्रोडक्शन हो रहा है किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का, कहा हमारी कंट्री के अंदर, उसकी पैसे में वैल्यू, ये नहीं क्वांटिटी में, उस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे एग्रीगेटेड मार्केट वैल्यू से, हमारा क्या निकल के आ जाएगा, मॉनेटरी वैल्यू किसकी, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। ठीक है। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, हेल्थ, वेल बीइंग, लिटरेसी लेवल ऑफ ओवरऑल पॉपुलेशन एंड प्रोग्रेस, यानी कि जो और क्वालिटेटिव फैक्टर्स होते हैं। देखो क्वांटिटेटिव यानी कि क्वांटिटी में मेजर किया जा सकता है, जो मॉनेटरी टर्म्स में मेजर किया जा सकता है, नंबर्स के टर्म में मेजर किया है। और क्वालिटेटिव जैसे हेल्थ हो गया, अच्छी है, बुरी है, वेल बीइंग है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, लिटरेसी लेवल है, और इस तरह के जो इंडिकेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स होते हैं। ग्रोथ का इंडिकेटर क्या होता है, मॉनेटरी टर्म्स के अंदर जितना प्रोडक्शन हुआ। देखो क्वांटिटेटिव आया ना, और ये है क्वालिटेटिव, तो वही चीज यहां पर बता, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को डिटरमाइन करता है। तो नंबर्स की फॉर्म में जहां बात आएगी वो क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ। क्वालिटी यानी क्वालिटी इसकी बात में, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हेल्थ, आपका वेलबींग, मेडिकल रिसोर्सेज, आपके हॉस्पिटल्स कैसे हैं, आपके एजुकेशन सिस्टम कैसा है, वो उस तरह की बात आएगी तो क्या आता है, डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ इज नैरोअर एंड सिंगल डायमेंशनल कॉन्सेप्ट। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, सिंगल डायमेंशनल है, एक ही तरफ सोचता है, क्या, जो गुड्स इंडिया में प्रोड्यूस हो रहे हैं उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है। और जो डेवलपमेंट है वो सबको इनकलकेट करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ के भी उसके अंदर आ जाता है। तो वो हर चीज, हर एक फैक्टर, जितने भी फैक्टर हैं, ये हैप्पीनेस इंडेक्स, हंगर इंडेक्स और जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, हर चीज जो है, अब देखो हैप्पीनेस इंडेक्स भी इसका पार्ट बनता है कि लोग कितना खुश हैं। उसके बाद अप्रूवल रेटिंग्स वगैरह वो सब भी इसके अंदर आती हैं कि गवर्नमेंट को लेकर लोगों के अंदर क्या विचार है, कितना अप्रूव करती हैं उसकी पॉलिसीज को, वो चीज भी इसके अंदर आ जाती हैं। तो मोर क्वालिटीज, जिनकी बात, सारी क्वालिटीज इसके अंदर बात कर दी जाती है। इट इज मेजर्ड इन टर्म्स एंड राइज ऑफ एग्रीगेट मार्केट मॉनेटरी वैल्यू। मैंने आपको बता दिया कि जो मार्केट वैल्यू है उन गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्रोड्यूस कर रहा है हमारा कंट्री, उसको बोला जाता है ग्रोथ। और वो जो है उनके इंडिकेटर क्या होता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, डोमेस्टिक में कितना प्रोड्यूस हुआ, और जीएनपी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि उसके अंदर एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स भी अगर ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। फिर सिमिलरली यहाँ पर हर चीज आती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, पर कैपिटा इनकम, न्यूट्रिशन, जीडीपी, हर चीज इसके अंदर आ जाती है। मेजरमेंट्स कौन से होते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री इज मेजर्ड बाय यूजिंग जीडीपी। तो जीडीपी क्या है, हमारा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, आइए जानते हैं। जीडीपी इज अ मेजर ऑफ टोटल इनकम अर्न्ड बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री थ्रू देयर पार्टिसिपेशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। क्या कह रहे हैं, जीडीपी इज अ मेजर ऑफ टोटल इनकम, टोटल इनकम किससे, प्रोडक्शन से,
किसके अंदर? कंट्री के अंदर और बाहर भी, ठीक है, प्रोडक्शन कर रहे हैं कंट्री के अंदर भी और बाहर भी, ठीक है, उससे जो कमाई हुई इनकम है वो क्या बन जाती है? हमारी जीडीपी। जीडीपी इज अ मेजर of the total income earned by the people of country through their participation in the production process both inside and outside the boundary of that country। तो इसका जो है और इंडिकेटर्स हैं कौन कौन से? नेशनल इनकम एज इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाता है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट आ जाता है, तो ये सारे जो हैं इंडिकेटर्स इसके अंदर आ जाते हैं। Argument in favor of national income, an increased real national income means that there is sure rise in real per capita income of that economy। तो per capita income कितनी होती, क्या होती है per capita income? यानी कि जो पर ह्यूमन जितना टोटल इनकम जनरेट कर रहा है प्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू, जो पार्ट है प्रोडक्शन प्रोसेस का उसको प्ले कर कर वो जो है अपनी क्या बन जाती है? पर कैपिटा इनकम। इंडिया की पर कैपिटा इनकम कितनी है आइए देखते हैं। ये क्या होगा? ये है लगभग लगभग इतनी है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 74-75 रुपीज से तो आपको पता चल जाएगा। तो 2000 मल्टीप्लाई लगभग लगभग वही 1,40,000 के अराउंड आपका रेट आ जाएगा। 1,30-1,40,000 के अराउंड आपकी सालाना पर कैपिटा इनकम है। तो आप देख रहे हैं कितनी कम है इंडिया के अंदर। यही पर कैपिटा इनकम आप यूएस की देखें तो $60,000 के अराउंड आती है। हमारी कितनी है? $1,950। उनकी कितनी है? $60,000। सो नाउ यू सी द डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। और चाइना की भी सिमिलरली इतनी है, लगभग लगभग 60-65,000 के अराउंड। तो ये चीजें आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा डिफरेंस है उन इकोनॉमीज के अंदर और हमारी इकोनॉमी के अंदर। तो हम चाह कर भी आगे आने वाले 100 साल में भी उस लेवल तक नहीं पहुंच सकते। और जिस रेट पर हमारी डेवलपमेंट अब चल रही है, आई एम प्रीटी श्योर ये 1950 से आगे आने वाले टाइम में और थोड़ी गिरने वाली है। तो आप देख लीजिएगा ये रेट जो है, क्योंकि अभी जो रेट नेगेटिव में चल रहा है ग्रोथ रेट, तो ये जो रेट है अल्टीमेटली इसके ऊपर भी इंपैक्ट आएगा, क्योंकि ये सारे फैक्टर मिला के तो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बनते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स जब हैं, जब कम कम होते जाएंगे तो ग्रोथ रेट भी हमारा फॉल करता जाएगा। प्रॉब्लम ऑफ राइज और फॉल इन पॉपुलेशन में भी कवर्ड बाय यूजिंग दिस अप्रोच। तो ये सब चीजें यहाँ पर अगेंस्ट कौन से हैं? इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैन नॉट ट्रूली डिफाइन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बिल्कुल सही बात है। अब आप देखो ना, एक आदमी है जो 15-20 लाख के पैकेज पे है, एक आदमी है जो मेहनत बराबर कर रहा है लेकिन वो 3-4 लाख के पैकेज पे है। तो वही चीजें यहाँ पर है, डिस्पैरिटी इतनी ज्यादा है। बट नेशनल इनकम इज नॉट अ गुड इंडिकेटर। वो उसको उससे पता है, फर्क नहीं पड़ता उसको कि एक इंसान कितना कमा रहा है, उसको फर्क पड़ता है कि हाँ नेशनल इनकम जो है वो बहुत ज्यादा है। वो चीजें यहाँ पर देखी जाती हैं। उसके बाद आते हैं पर कैपिटा रियल इनकम के ऊपर। सम इकोनॉमिस्ट लाइक रोस्टो लिबेस्टियन एक्सेट्रा बिलीव दैट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज एक्चुअली इंक्रीज्ड एग्रीगेट आउटपुट, दैट मींस द रियल पर कैपिटा इनकम इंक्रीजेस ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो पर कैपिटा इनकम मैंने आपको बताया ना, पर जो एक रेगुलर इंसान जो अपने प्रोडक्शन प्रोसेस से टोटल इनकम जनरेट कर रहा है वो कितनी है इंडिया की? $1,950 के अराउंड है। आर्ग्यूमेंट क्या है? लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल कैन बी असेस्ड मोर करेक्टली बाय पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम आप देखो, बहुत सिंपल सी बात है। अगर यूएस की पर कैपिटा इनकम मतलब ये देखो, ये एग्जैक्टली अमाउंट नहीं है। अब एक बात बताओ ना, पूरे साल में 1,25,30,000 ही कमाता है क्या कोई? नहीं ना, उससे तो ज्यादा ही कमा लेता है। लेकिन एट द सेम टाइम इससे कम भी बहुत लोग कमाते हैं। और इंडिया की मेजोरिटी पॉपुलेशन या तो रूरल बैकग्राउंड से है या लेबर क्लास से है। तो सिमिलर यही चीज है। तो एग्रीगेट जो है, अब इसके अंदर अंबानी की इनकम भी इंक्लूडेड है। अब अंबानी तो एक एक शायद सेकंड के जो है 3-4 करोड़ रुपए कमा ले, 10 करोड़ कमा लेता होगा। लेकिन नेशनल पर कैपिटा इनकम की जब बात आती है तो चाहे अंबानी हो, चाहे कोई गरीब पुअर किसान हो या लेबर हो, सबकी इनकम 1,40,000 मान ली जाएगी। तो वो चीजें हैं। लेकिन इससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है उसका असेसमेंट होता है कैसे? जितनी ज्यादा पर कैपिटा इनकम होगी, अब इंडिया में अगर मान लीजिए 1.5 लाख भी मैं मान लूं राउंड ऑफ करके, अगर 1.5 लाख सालाना जो है, अब आप नाउ यू थिंक अबाउट इट, 1.5 लाख पूरे महीने के कितने होते हैं? इट इज अबाउट 12,500 रुपए। हाँ, तो ये बात ठीक है बिल्कुल, 12,500 रुपए तो इतना ही एग्रीगेट अमाउंट बनता होगा मेजोरिटी पॉपुलेशन का इंडिया, तभी तो ये फिगर आया है। एग्रीगेट वैल्यू होती है ना ये तो यही चीजें हैं। अब 12,500 में आप क्या कुछ कर लेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते। आप एक ढंग का रेंटल जो है अपार्टमेंट तक नहीं ले सकते। बट एट द सेम टाइम यूएसए में देखिए, वहां पर $60,000 की अगर पर कैपिटा इनकम है तो वहां पर बहुत कुछ कर सकते हैं आप उन $60,000 से। और वही $60,000 अगर मैं इंडिया में कन्वर्ट करूं तो आप सोच सकते हो कितना ज्यादा अमाउंट हो जाएगा। 45 लैक्स का पैकेज लगने के लिए भाई साहब आईआईएम से एमबीए करनी पड़ती है। अब आप देख रहे हो ये चीज कितना डिस्पैरिटी है यहाँ पर। वही चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। आप क्या बताएं? इन डेवलप्ड इकोनॉमी पर कैपिटा इनकम कीप्स ऑन इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली, और ठीक है, और हमारे यहाँ पर क्या हो जाता है? गिरती रहती है।
आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट, तो इन्होंने इफ एन इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम वर टेकन एज द मेजर ऑफ डेवलपमेंट, वी वुड बी इन अ पोजीशन ऑफ हैविंग टू से दैट अ कंट्री हैड नॉट डेवलप्ड, इट्स रियल नेशनल इनकम हैड राइजन बट पॉपुलेशन आल्सो राइजन एट द सेम टाइम। तो वही चीजें बता रहे हैं कि एक एक्चुअल इंडिकेटर नहीं है ना, जैसे मैंने आपको बताया। अब अंबानी है, वो तो कितना ज्यादा कमाता होगा, लेकिन पर कैपिटा इनकम की अगर मैं बात करूं तो उसका फिर से वही 1-1.5 लाख रुपए पे आ गया हिसाब, वो चीज नहीं हो सकती। और सिमिलरली पॉपुलेशन राइज एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करती है। हो सकता है तनख्वाहें बहुत हो, लेकिन उसको डिवाइड बाय पॉपुलेशन करोगे आप, उतनी नेशनल, अब देखो प्रोडक्शन बढ़ना रही हो, एम्प्लॉयमेंट बढ़ना रहा हो, ठीक है, डिमांड बढ़ती जाए, यानी कि पॉपुलेशन बढ़ती जाए, पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, तो प्रोडक्शन बढ़ रही ना सप्लाई बढ़ रही, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ने से डिमांड बढ़ती जा रही है, तो इससे क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन को भी राइज मिलेगा। और जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ती जाएगी, लोगों की खरीदने परचेसिंग पावर कम होती जाएगी, खरीदने की जो पर रुपी वो स्पेंड कर सकते हैं, जितना वो खरीद सकते हैं, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो ये एक अच्छा इंडिकेटर नहीं है। आप इससे जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक ओवरव्यू जरूर ले सकते हैं, हाँ ठीक ठीक लग रहा है, बट एज यू डीप डाइव इनटू द इकोनॉमी आपको पता चल जाएगा कि ये जो पर कैपिटा इनकम है, ये बिल्कुल भी जो है एक्यूरेट इंडिकेटर नहीं है, किसी भी चीज को प्रॉपर्ली स्पेसिफाई नहीं करता है। ये सारी चीजें यहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं। फिर इकोनॉमिक वेलफेयर आ जाता है, मींस द इक्वल शेयरिंग ऑफ नेशनल इनकम अमंग पॉपुलेशन एंड राइज इन द परचेसिंग पावर ऑफ मनी। तो नेशनल इनकम जो है उसको बिल्कुल इक्वली डिवाइड करते हैं, जितनी भी नेशनल इनकम है, मान लीजिए हमारी नेशनल इनकम है 1 लाख रुपए और हमारी पॉपुलेशन है 1 लाख, तो उस 1 लाख को डिवाइड कर दो, सब लोगों को 1-1 रुपया मिल जाना चाहिए। ये भी अपने आप में एक बहुत बोगस सा कॉन्सेप्ट है, ऐसा हो ही नहीं सकता, कैसे हो सकता है ऐसे। सम इकोनॉमिक्स सजेस्ट इकोनॉमिक वेलफेयर एज अ टूल फॉर मेजरमेंट, तो ये सारी चीजें जो है हमने पढ़ ली हैं। आर्गुमेंट अगेंस्ट वेलफेयर इंडेक्स, देयर इज लॉट ऑफ प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज, ये आपको खुद समझ में आ जाएंगी जैसे जैसे आपको पढ़ोगे। जैसे मैंने आपको बता दिया ना, सब लोगों के अंदर अगर आप सब पूरी नेशनल इनकम बराबर से डिवाइड कर दोगे, तो किसी एक इंसान का भी उससे फायदा नहीं होने वाला। कंपैरेटिव कॉन्सेप्ट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज कंसिडर अ कंपैरेटिव कॉन्सेप्ट। ये देखो आते हैं, इनकम इन 1000 थी 1995 में, 180 थी 2000 में, तो इस तरह से ये बढ़ती जा रही है। It is clear from the above figure that within 5 years, national income increased 80% and from it rose 25%. तो ये कंपैरिजन विद अदर कंट्रीज जो हैं उसके साथ कर लिया गया है। ये देखो, ये एक कंट्री का बड़ा है, ये एक ऑलरेडी जो डेवलप्ड कंट्री है उसका, और ये है ये स्टैग्नेटेड। इनिशियली कंट्री एम इज हैविंग नेशनल इनकम, तो एम कौन सी है, ये वाली एम कौन सी है, यहाँ तो दिख ही नहीं रहा कौन सी एम है। नेशनल हैविंग नेशनल इनकम हायर देन दैट ऑफ कंट्री पी, तो पी कौन सी है इसके अंदर, ए वाली शायद, आई गेस जो ए बार है, जो ए वाला डायग्राम है वो पी है, और पी कंट्री से जो है इनिशियली एम की, तो एम मान लीजिए हमारा ये है 400 वाला, तो ऑब्वियसली ये देखो ये डिफरेंस जो है ये कहां से आया, तो ये देखो कितना बड़ा डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस जो है क्या कहलाता है कि जो एम है, ये एम है, मान लीजिए ये एम है, ये एम, ये पी जो है ये, ठीक है, और ये पी है ए। तो पहले इनिशियल पीरियड के अंदर जो नेशनल इनकम थी एम की, वो पी से ज्यादा थी, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता तो पी की इनकम जो है एम की इनकम से अब बढ़ गई है। अब आप देख रहे हो ये जो है ऊपर जा रही है, और जो एम की इनकम है वो इस तरफ से ऐसे ऐसे स्टेबल होती जा रही है। तो यही चीज कह रहे हैं। उसके बाद बट विद टाइम द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन कंट्री पी बिकम्स हायर देन दैट इन दी कंट्री एम। इंटरसेक्शन पॉइंट ई द नेशनल इनकम ऑफ पी एंड एम बिकम इक्वल, तो ये ई वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट यहाँ पर पी और एम इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये बराबर हो जाता है। उसके बाद आते हैं थ्रू वर्क रिलेटेड पैटर्न है। सम इकोनॉमिस्ट लाइक टू मेजर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द बेसिस ऑफ वेरिएशंस इन द ऑक्यूपेशनल पैटर्न, कि प्राइमरी सेक्टर इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, सेकेंडरी सेक्टर, इनके अंदर किस तरह के ऑक्यूपेशन पैटर्न चल रहे हैं, डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट, वो सॉरी टर्नओवर का रेट, लेबर टर्नओवर जिसको बोलते हैं, ये सारी चीजें कहाँ आती हैं, ऑक्यूपेशनल पैटर्न के अंदर आती हैं, कि किस तरह ऑक्यूपेशन किए जाते हैं, सीजनल एम्प्लॉयमेंट्स हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर आएंगी। Argument against in underdeveloped and developing country, larger proportion of working is engaged in primary sector, जैसे इंडिया है तो उसके अंदर लार्जर जो है एग्रीकल्चर, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, माइनिंग इस तरह में ऑक्यूपाइड है। The exact classification of the occupation is a difficult task in underdeveloped economies। तो ये सारे हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्राइटेरिया, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, वो सारी चीजें जो है जीडीपी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, फ्रीडम, एनवायरमेंटल क्वालिटी, सेफ्टी वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें। अब ना तो इंडिया का एनवायरमेंट अच्छा, ठीक है, पोल्यूशन AQI आप देख सकते हो बहुत बुरी है, मतलब एक्सट्रीमली पुअर जो है उस कंडीशन। दिल्ली में तो मतलब जो है रेड अलर्ट जो है आए दिन सिचुएशन हुई रहती है। सिमिलरली ना पानी पीने का जो है वो अच्छा है, फिर जीडीपी अच्छा नहीं है, कुछ खास नहीं है, लाइफ जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ओके कंडीशन का है। तो वो सारी चीजें, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी इंडिया की कुछ खास ज्यादा नहीं है, 65-64 के अराउंड, 63 में भी अब और थोड़ी कोविड की वजह से कम हो गई हो। वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी जो है वो कोविड के टाइम की वजह से जो है थोड़ा ज्यादा हिट लिया है। तो वही चीजें यहाँ पर है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी कुछ खास नहीं है।
अब आपकी ये कंक्लूजन आ जाती है। तो आपका 2 चैप्टर जो है आज कवर हो जाते हैं। कौन कौन से? एक तो इन्फ्लेशन का, इन्फ्लेशन में हमने क्या पढ़ा, इन्फ्लेशन होता क्या है, ठीक है। उसके बाद उसकी टाइप्स पढ़ी हैं। गवर्नमेंट कंट्रोल में 2 आती हैं, ओपन और की सप्रेस्ड। फिर आती हैं आपकी किस तरह के रेट हैं इन्फ्लेशन का, उसके अंदर अपना क्रीपिंग, वर्किंग, रनिंग, गैलोपिंग और हाइपर इन्फ्लेशन। फिर वॉर टाइम, मतलब कि पॉलिटिकल कंडीशंस के ऊपर, वॉर टाइम, पीस टाइम, पोस्ट वॉर टाइम, वो सारी कंडीशंस। फिर स्टैगफ्लेशन पढ़ा, स्टैगफ्लेशन क्या होता है। उसके बाद हमने इकोनॉमिक ग्रोथ पढ़ा, इकोनॉमिक ग्रोथ के इंडिकेटर्स कौन कौन से थे, जीडीपी था, नेशनल इनकम था, पर कैपिटा इनकम था, और आपका क्या था ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वगैरह हो गया। आपके इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में डिफरेंस पढ़ लिया। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आज हमने कवर कर लिए। तो आप इनको साथ साथ मेरी रिवाइज करते रहिए ताकि आपको क्लैरिटी बनी रहे। कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मैंने एक फीडबैक फॉर्म भी शेयर कर रखा है, आप उस पर जाके फीडबैक दे सकते हैं। कोई टॉपिक जो आप चाहते हैं कि मैं कवर करवा दूं तो वो भी मैं कवर उसमें करवा दूंगा, आप उसके अंदर मेंशन कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले बिजनेस एनवायरनमेंट के लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।